इस समूह के ट्रस्टी डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, ट्रस्टी डॉक्टर रोहित रविंद्र जी, और अभी-अभी जिनका हम लोगों ने बहुत ओजस्वी और प्रेरक भाषण सुना, श्रीमती सुबुही खान जी, और भारत के प्रतिष्ठित और बहुत पुराने समय से हमारे परिचित पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार डॉक्टर विनोद अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी मेरठ के जिला अध्यक्ष श्री विमल शर्मा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहन गुर्जर जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मंजू जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शिक्षक, छात्र छात्राओं, आज के दिन जब हम यहां आपके इस विश्वविद्यालय में आए और जो मुझे देखने का अवसर मिला, तो मुझे एक प्रसन्नता और एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय में देखा भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत के इतिहास में, भारत के संघर्ष में योगदान करने वाले अनेक महानुभावों को, जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी, जिस ढंग से चिन्हों को अंकित किया गया है, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायी नजर आता है। आज एक और बात भी है कि हम मेरठ की धरती पर हैं, जहां से 1857 के प्रथम प्रथम स्वतंत्र समर का उद्घोष हुआ था। और आज संयोग की बात यह है कि आज 12 अगस्त है, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि इस दिन इंटरनेशनल यूथ डे होता है। और यहां युवाओं के मध्य यदि आप इंटरनेशनल यूथ डे पे हैं, तो एक अलग उमंग अनुभव होती है, और विशेषकर तब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, परसों 2 दिन बाद 15 अगस्त आएगा, 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हो गए हैं। अगले 25 वर्ष, यानी जब 75 वर्ष से हम शताब्दी मनाएंगे, इसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, और इसके लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो युवा है, यही तो 25 वर्ष के बाद महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठकर देश में अपनी भूमिका निभा रहा होगा। हम लोग तो तब तक बुजुर्ग हो चुके होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो अमृत काल का आह्वान है, वो आज के युवा के लिए ही है। और उस आह्वान में क्या था, अगर आप याद करें, 15 अगस्त 2022, पिछले वर्ष जब हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? 5 संकल्प अमृत काल के। नंबर 1, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। और नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर हमको गर्व करना है। और नंबर 4, इस सब के लिए हम सबको प्रयत्न करना है। और नंबर 5, वह प्रयत्न, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, इन आइसोलेशन नहीं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। और यदि ये पांचों हम करेंगे, तो मेरा विचार है कि जब ये युवा पीढ़ी मध्य आयु में पहुंचेगी, तो भारत को उस रूप में देखेगी जो भारत का वास्तविक भवितव्य है। और मैंने अभी जो भिन्न भिन्न आपके विद्यालय के भ्रमण के विश्वविद्यालय के भ्रमण के दौरान देखा, कई युद्धों का वर्णन था, कई संघर्षों का वर्णन था। विनोद अग्निहोत्री जी ने भी अभी कहा कि एक उसमें और संघर्ष जोड़ना चाहिए। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा, यदि प्रधानमंत्री जी ने जो सेकंड पॉइंट कहा है ना, गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, तो जब भारत के संघर्ष और युद्ध का इतिहास देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। वो जानते क्या है? अरे तो आप तो साहब गुलाम रहे, इतने अच्छे थे तो गुलाम क्यों रहे? ठीक है साहब, मान लिया हम गुलाम रहे, तो सारी बुराइयों का जड़ आपके अंदर है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सकते हैं जो कहा जाए कि आप 1200 साल गुलाम रहे, फिर भी आज समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। यानी जब निर्णय लेने की क्षमता ही हमारे पास नहीं है, फिर भी सारी बुराइयां हमारी वजह से हैं। ये होता है कुतर्क का माया जाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम। प्रताड़ित को ही दोषी सिद्ध कर दो। या तो ये कहो कि हम गुलाम नहीं रहे, पूर्णता गुलाम हमें कोई नहीं बना पाया। नहीं नहीं, वो तो नहीं कहना है।
उससे तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगा। तो ये भी कहना है कि आप तो गुलाम रहे। अच्छा, अगर हम गुलाम रहे तो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं थी, तो फिर तुम सारी चीजों का दोष हमको कैसे दे सकते हो? जैसा अभी सुबुई ने कहा ना, वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, ये सब का जो, और उसका हमेशा एक निगेटिव कॉन्नोटेशन, नहीं वो तो आपने किया था। इससे ज्यादा डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट का लॉजिक नहीं हो सकता, जो हमारे दिमागों में, जिसका सूत्रपात अंग्रेजों ने किया था 150 पौने 200 साल पहले, और आजादी के बाद वो बढ़ता ही चला गया, विशेष विचारधारा के प्रभाव के चलते हुए हमारे दिमागों में बैठाया गया। हमें उससे मुक्त होने की जरूरत है। कैसे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के ऊपर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो अलेक्जेंडर का माना जाता है। वैसे एक मजेदार बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अलेक्जेंडर के अटैक का भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। सारा का सारा ग्रीक हिस्टोरियंस ने, टॉलमी और इन सब ने उल्लेख किया है, और पोरस नाम के राजा का भी भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। इसका अर्थ यह हुआ, हमारे लिए वो इतनी छोटी सी घटना थी, आया कोई, हार के चला गया। दिस वॉज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द हिस्ट्री। अच्छा, तीसरा, आप मतलब ये मैं ऐसे 2-3 पॉइंट बता रहा हूं जिसपे कि आपको कोई इतिहास का जानकार होने की जरूरत नहीं है। साहब दुनिया जीतने के लिए आया था, आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए कि फौज जीतने के बाद वापस चली गई। ये तो सब मानते हैं ना कि वापस चला गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? अच्छा, जब वापस जा रही थी तो कहा जाता है कि जो ट्राइबल्स थे, कठ, मल्ल, अदरक, यानी आज का जो खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का इलाका है, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, बड़ी लॉजिकल सी बात है, विश्व विजयी सेना के ऊपर ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया। अच्छा, फिर यह भी कहा जाता है और उस अटैक में वो घायल हो गया। अच्छा, मतलब वो उस सेना के अंदर उस कोर तक पहुंच गए जहां राजा था, और उसको हरा भी दी, मतलब उसको घायल कर दिया, और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। कितनी सुंदर कहानी है। अब अगर फैक्ट देखिए, और उसने पोरस को बंदी बनाया और फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, वही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है, और इतना प्रभावित हो गया कि उसने छोड़ दिया। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। अब आप यथार्थ सोचिए, ये तो सिर्फ लॉजिक है, मैं वो सब नहीं जा रहा हूं कि युद्ध हुआ और उन्होंने हाथी देखे नहीं थे, और जिस ढंग से हाथियों का जो वर्णन किया हुआ है कि वो, जब आप सोचिए कि पूरी तरीके से कवच वाले हाथी, लाइक ए मॉडर्न पैटर्न टैंक, उन्होंने जिंदगी में हाथी देखे नहीं, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इनसे लड़ाई कैसे। खैर वो सब छोड़िए, अब एक लॉजिकल सोचिए, वो आया होगा, हार गया होगा, बंदी बनाया गया होगा, ये तो भारत की परंपरा है ना कि छोड़ दिया। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार छोड़ा, अलेक्जेंडर ने तो मैसेडोनिया से पर्शिया तक जिसको जीता सर काट दिया। तो बात लॉजिकल नहीं लगती है कि अलेक्जेंडर ने छोड़ दिया होगा, बात यह लॉजिकल लगती है कि हमने छोड़ दिया होगा। अच्छा, हारी हुई सेना पीछे जाती है, यह लॉजिकल है। हारी हुई सेना पे कोई अटैक भी कर सकता है, यह भी लॉजिकल है। अब रास्ते में वो राजा मर गया, अब आप सोचिए, कोई सेना निकली अपने देश से कि हम दुनिया जीतेंगे, और उसके बाद वो राजा हार भी गया, घायल भी हो गया, और लौटते समय अलेक्जेंड्रिया में डेथ हो गई। अब वो सेना घर में जाके क्या कहानी सुनाती है? ये वो तो कुछ कहानी गढ़नी थी ना, तो उन्होंने गढ़ी। अब देखिए, जो लोग इस थ्योरी को ना भी माने, जो ये कहें कि अलेक्जेंडर जीत गया था, वो भी क्या कहते हैं, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि महापद्म नंद की सेना इतनी शक्तिशाली थी। कहा जाता है कि पोरस के पास 200 हाथी थे, महापद्म नंद की सेना में कहा जाता 20,000 हाथी थे। कितने लाख की सेना थी, 60,000 घुड़सवार थे, कि वो लोग घबरा गए कि साहब इतनी बड़ी सेना से हम आगे नहीं आएंगे। इसका मतलब, जो लोग थ्योरी एक्स को माने या थ्योरी वाई, हमारी बात से सहमत, वो दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वो पीछे हट गया। और कहावत क्या बताई जाती है, जो जीता वही सिकंदर, और फैक्चुअल क्या है, जो भागा वही सिकंदर। तो कहावत क्या होनी चाहिए, जो भागा वही सिकंदर। मगर देखिए हमारे दिमागों में कैसा भरा हुआ है कि जो जीता वही सिकंदर। फिर आप आइए, उसके बाद सेल्यूकस निकोटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मैं एक और बात कह दूं, महापद्मनंद की इतनी बड़ी सेना, और वो टेक्निकली उस कास्ट या कम्युनिटी के थे जो आज ओबीसी में आती है। अब आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, उसके बाद
डिमिट्रियस, मेनेंडर, इनको पुष्यमित्र शुंग ने हराया। उसके बाद किसी ग्रीक की हिम्मत ही नहीं हुई, उसके बाद कई सौ साल तक कभी कोई ग्रीक भारत पे नहीं आया। फिर आइए हूण, अटीला हूण पूरे यूरोप को तबाह कर दिया, और यहां आने के बाद समुद्रगुप्त ने ऐसी धुनाई की उनकी कि प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दौरेभाम धरा कंपिता, यानी धरती हिलने लगी जिस ढंग से हूणों के ऊपर समुद्रगुप्त की सेना ने हराया। शक पूरे सेंट्रल एशिया को तबाह कर दिया। यहां पे आके विक्रमादित्य ने हराया। जो शक संवत भारत का राजकीय संवत है, वो शकारी विक्रमादित्य के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था। अब आप आइए, उसके बाद ग्रीक, हुण, शक, यमन सबको हराया। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अरब इन्वेडर आया। बप्पा रावल ने उन लोगों को मारकर अफगानिस्तान से लेकर टर्की तक खदेड़ दिया। उसके बाद कोई अरब इन्वेडर नहीं आया 8th 9th सेंचुरी में। अब आइए साहब, देखिए भारत का फैक्ट क्या और दिमाग में क्या भरा हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। 10th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी आया, 24-25 बार हराया। आपको एक ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, हम लोग की स्टूडेंट लाइफ की पिक्चर है, सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार है। और राजकुमार के डायलॉग बड़े फेमस होते थे, तो उसमें दोनों में दुश्मनी दिखाई गई है। और राजकुमार बड़े हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और दिलीप कुमार जो हैं गांव के हैं। तो बाई चांस राजकुमार के हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ जाता है दिलीप कुमार के एरिया में, और दोनों में दुश्मनी है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, दिलीप कुमार के लोग घेर लेते हैं उनको। राजकुमार बाहर निकलते हैं, तभी दिखाया गया एक सांप आता है। जैसे ही सांप उनकी तरफ बढ़ता है, तो दिलीप कुमार उसको गोली मार देते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये मत समझना कि मैंने इसलिए गोली मारी कि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था, तो मैंने गोली इसलिए मारी कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को तुम्हारी जान लेते नहीं देखना चाहता था। ये फिल्मी डायलॉग है ना, लोग सोचते हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर आपको बताना चाहता हूं, अल बरूनी के साथ आए हुए इतिहासकार, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उत्बी था या कोई और था, उसने लिखा है कि आज का जो पेशावर का इलाका है पाकिस्तान पे, उसमें पाल नरेश धर्मपाल का शासन था। और वो जब वापस गया है और धर्मपाल से बच के वो हारने के बाद भागा है, तो उसको सेंट्रल एशिया के एक किंग ने, वो भी मुस्लिम था, उसने दो तरफ से घेर लिया। और ये लगा कि महमूद गजनवी को लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा, तो वो धर्मपाल से मदद मांगता है, और धर्मपाल उसको 5,000 घुड़सवार और 10-15 हजार सैनिक भेजता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके इतिहासकार ने लिखा है कि धर्मपाल उस चिट्ठी के साथ क्या लिख के भेजता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी फौज भेज रहा हूं, ये मैं फौज इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारी जान मैं ही लूंगा, कोई दूसरा तुम्हें नहीं मारेगा, इसलिए मैं फौज भेज रहा हूं। तो आप ये समझिए, ये जो फिल्म में कहते थे, ये हमारे यहां ये वीरता की पराकाष्ठा थी, परंतु उसके साथ साथ एक धर्म भी था। कितना इतिहास पढ़ाया जाता है, 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आता है, 1025 सोमनाथ, 300 साल का इतिहास कहां है भाई? सिंध से गुजरात आने में 300 साल, वो कहां चला गई हिस्ट्री? 1025 सोमनाथ, 1192 दिल्ली जीते, पौने 200 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1192 जीतने के बाद बाबर ने आकर जब राम जन्मभूमि ढहाई तो 1527, वो 350 साल का इतिहास कहां है भाई? वो संघर्ष के साथ आने का जो इतिहास, ये भारत के गौरव का इतिहास था। और मोहम्मद गोरी को अगर वेस्टर्न हिस्टोरियन 1 या 2 बार मानते हैं, हमारे यहां माना जाता है 18 बार हराया। जैसे ही उसने माफी मांग ली, पीठ कर ली, तो पीछे जाते हुए व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं किया। ये थी हमारे अंदर की क्षमता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे अंदर जो एक कहावत होती ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हमारे नहीं फेयर था भाई, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। किसी भारत की भाषा में, हिंदी, संस्कृत या किसी भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत नहीं है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है। अगर सब कुछ उचित अनुचित है तो आतंकवाद भी जायज है, एसिड फेंकने वाले भी जायज है? नहीं, हमारे यहां युद्ध का धर्म है और प्रेम का परित्याग है। प्रेम त्याग मांगता है और युद्ध धर्म मांगता है। और वो कैसे था,
आपको, ये तो उत्तर भारत की बात हो गई, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। केरल में जैमरिन राजा थे, जब पुर्तगीज उन पर अटैक करते हैं और जब यह तय हो जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई होगी ही होगी, ये पद्मनाभन मेनन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ केरला में लिखा है। तो फिर जैमरिन राजा जो केरल के थे, वो पुर्तगालियों को बताते हैं कि हमारे युद्ध के रूल क्या है। तो कहते हैं नंबर 1, युद्ध जनता के बीच में नहीं होगा, किसी दूर मैदान में होगा। इसीलिए आप देखिए हमारे यहां जितनी भी लड़ाइयां होती थी वो किसी मैदान में होती थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेके बाहर तक। उन्होंने कहा नंबर 2, युद्ध में कोई भी हारेगा जीतेगा, जनता का कोई कत्लेआम नहीं होगा, महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। कहते हैं ठीक। फिर कहते हैं नंबर 3, हम जब नगाड़ा बजाएंगे और रिवर्स में आप नगाड़ा बजा देंगे, उसके बाद ही युद्ध होगा। हम बगैर चेतावनी दिए आक्रमण नहीं करते और जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि वो लड़ने को तैयार नहीं हो गया तब तक आक्रमण नहीं करते। ऐसे उन्होंने कई उदाहरण बताए। तो वो लिखते हैं कि पुर्तगीज ने कहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट ए वॉर और दे आर टॉकिंग अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, क्योंकि उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि इतने नियम से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये हमारे यहां युद्ध का धर्म था। इसीलिए मैं एक आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। दुनिया में युद्ध में लोगों के द्वारा नरसंहार करके, सेनाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो लोग मरवाए गए, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, एक तो होता वॉर में मरना, एक होता जीतने के बाद पब्लिक का नरसंहार कर देना, या रूलर के द्वारा अपनी प्रजा को मरवा देना। उसके बारे में बहुत एथेंटिक रिसर्च एक हुई है। एक है प्रोफेसर R.J. रमल, हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने करीब 20-25 साल रिसर्च करने के बाद लास्ट 2500 ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लिखी है। उसको कहते हैं डीमोसाइट, मतलब जिसमें किलिंग बाय दी गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने लिखा है भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य है, राष्ट्र है, जहां 13वीं सेंचुरी से पहले कोई मैसेकर हुआ ही नहीं। बस 2 उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, एक कलिंग और एक कोई सती करके साउथ में था, जिसमें भी कुछ हजार लोग मारे गए। और उसमें भी उन्होंने कहा जिस राजा ने किया वो डिस्कार्ड किया गया सोसाइटी के द्वारा और उसको पश्चाताप हुआ और उसने अपने को चेंज किया। उसको कलिंग के मैसेकर के लिए महान नहीं माना गया, पश्चाताप के लिए महान माना गया जब उसने बदलाव किया। तो आप खुद सोच लीजिए, हम एकमात्र देश जो इस ढंग के युद्ध को मानते। उसके बाद आप आइए, हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती, जब कलकत्ता से दिल्ली तक, एक हारी वही पढ़ाई जाती है। आप सोचिए माइंडसेट कैसे बनाया गया। मराठों ने कितनी लड़ाइयां जीती, आपने हिस्ट्री में सिर्फ वो पानीपत की तीसरी लड़ाई पढ़ी जिसमें हारे गए। अभी आपने पिक्चर देखी होगी जो आई थी कुछ साल पहले, बाजीराव मस्तानी। पेशवा बाजीराव ने 40 लड़ाइयां लड़ी और वो दुनिया के उस सबसे सफल योद्धाओं में से एक है, संभवतः सबसे सफल योद्धा है, जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, 40 की 40 जीती। और फिल्म में क्या दिखाया गया, बेबस मजनू। इसलिए इस माइंडसेट को समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। हमारे अंदर का वो शौर्य था, जो युद्ध था। अभी आपके यहां बैटल ऑफ सराय घाट, आप समझिए वो मुगल पावर जिसको सबसे पावरफुल माना जाता था, उसको असम के राजाओं ने, अहोम किंग्स ने बुरी तरीके से हराया। तो आप सोचिए, फिर आप खुद सोचिए। अच्छा, एक फूड फॉर थॉट है, हम आजाद हुए, कहते 561 रियासतें थी और उनका एकीकरण सरदार पटेल ने बहुत क्षमता के साथ किया। दूसरा लॉजिक सोचिए, अगर हम टोटल गुलाम थे तो 561 रियासतें आई कहां से भाई? अगर हम एब्सोल्यूट गुलाम थे तो बाई वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर एवरीथिंग शुड हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए मैंने सिर्फ आपसे कहा है, वास्तविकता में हमारा इतिहास संघर्ष और विजय का इतिहास है, मगर हमारे दिमागों में भरा गया है कि पराजय का इतिहास है। इसलिए जब 21st सेंचुरी हम आ रहे हैं तो हमें स्वाभिमान के साथ उभरने की जरूरत है कि वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जो इकबाल ने बोला था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मगर इसी को, चलिए इकबाल ने तो बाद में कुछ और भी चीजें लिखी, मगर मैं इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की
कविता के रूप में कहना चाहूंगा, हमारा वास्तविक इतिहास वो है कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहां, यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहां, यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, हिस्ट्री में बहुत रहे होंगे, आज उसका क्या रिलेवेंस है। अब आज का रिलेवेंस बताता हूं। इंडियन आर्मी is the one of the most active army in the UN peacekeeping force. मगर इंडियन आर्मी is having a rare accomplishment कि जिसके खिलाफ पूरे पीस कीपिंग फोर्स में दुनिया के भिन्न भिन्न इलाकों में जाने के बाद, अथवा हमने जो लड़ाइयां जीती, ढाका पे कैप्चर किया 71 में, हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर थे 65 और 71 में, परंतु ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मैटर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कहते हैं, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नो है दुनिया में। बाकी कई जगह जहां फौज कब्जा करती है, क्यों? युद्ध का धर्म था। मैं चुनौती से पूछता हूं, ढाका पे कब्जा किया, पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश में जनरल टिक्का खान, जिसको बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, लाखों के लाखों लोगों को मरवाया, जबकि वो भी तो मुस्लिम ही थे, इसके बावजूद उनको मरवाया। मगर भारत की सेना के ऊपर कोई एक कहानी, एक कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने बांग्लादेश कैप्चर किया हो तो हमने किसी प्रकार का मानवाधिकार का हनन किया हो। क्यों? युद्ध का एक धर्म है, आज भी दिख रहा है, और युद्ध की एक क्षमता है, वो भी बताते हैं। ये चाइना से बड़े कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान बलिदान हो गए थे गलवान में, पर एक मामले में आपको पता है, चाइना और हमारी फौज में फंडामेंटल डिफरेंस। जैसे अभी सुबह ही बोल रही थी, गोविंदाचार्य जी से मेरा भी बहुत पुराना और वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, परिचय है। देखिए, हमारे यहां अलग समुदाय है, पूरा जो जिसको सॉर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, नॉर्दर्न राजस्थान, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी जिसमें हम बैठे हैं वो भी आ जाता है। यहां पे एक ऐसी जिजीविषा है, संघर्ष करने के लिए एक सम्मान का भाव, ऐसे समुदाय, ऐसे गांव। वो कहते हैं हमारे यहां से 3 शहीद हुए थे, चौथा हो गया तो मेरा सम्मान बढ़ गया। और वेस्ट में क्या होता है, जब निक्सन ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया तो जैसे जैसे वहां सैनिकों के कॉफिन आते गए, निक्सन के खिलाफ माहौल अमेरिका में बनता चला गया। अरे ये मरवाए दे रहे हैं, अब क्या होगा। और कारगिल वॉर के समय हमारे विपक्षी लोग समझ नहीं पाए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कई बार कुछ लोग वेस्ट से आते हैं तो वेस्ट की माइंडसेट में होते हैं। उन्होंने कहा जी ताबूत जाएंगे गांवों में तो लोगों में गुस्सा आ जाएगा, अरे हमारे गांव का व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहां ऐसा नहीं था, बलिदानी सैनिकों के ताबूत जब गए, उनके शव गए उनके गांवों में, भारत की वह परंपरा के अनुसार वहां पर आत्मसम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद का ज्वार खड़ा हो गया, क्योंकि हम वो मानते हैं, देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था, मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। अब आप बताइए, चाइना में मामला बिल्कुल डिफरेंट है। चाइना तो हो गया कम्युनिस्ट 49 में, अब तो कहते हैं ना तो हम धर्म को मानते ना कोई और चीज को मानते। 62 तक तो फिर भी बुद्धिस्ट हैंगओवर था। अब क्या है, जो वेस्टर्न थॉट है, जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, तो मरना नहीं चाहता हूं भाई, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब वहां तो कोई मरना नहीं चाहता और यहां मरने से कोई डरना नहीं चाहता। इसलिए जब भी कभी ग्राउंड पे संघर्ष हुआ है तो उस ग्राउंड पे संघर्ष में उनके मनोबल और हमारे मनोबल में जमीन आसमान का अंतर। अब एक और बात आप समझिए, हमने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, 49, 65 टू 65, 71। निरंतर आतंकवाद से हमारी सेना ने लड़ा है और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव आर्मी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, चाइना ने 62 के अलावा एक वियतनाम में 79 में लड़ाई लड़ी, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, कोई आतंकवाद से लड़ाई नहीं लड़ी है। पीस कीपिंग फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट 0 है, यूएन में भेजते ही नहीं अपनी फौज, वो बहुत समय तक तो यूएन का मेंबर ही नहीं रहा।
इसका मतलब क्या हुआ? हमने मैच खेले, आपने नेट प्रैक्टिस की है, और उसके बाद आपके यहां कोई मरना नहीं चाहता, हमारे यहां कोई झुकना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने इसलिए शुरू किया वहां से, अलेक्जेंडर के टाइम से लेके यहां तक वो एक अंतर है। अच्छा, कोई कहे कि देखिए ये बातें आज के सोफिस्टिकेटेड लड़ाई के जमाने में आप कैसे कह सकते हैं? कोई अगर अपनी जान देने को उतारू है तो क्या होगा? तो मैं बताना चाहता हूं, अफगानिस्तान, अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी लेके, सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन और टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपनाइजेशन लेके 13-14 साल रह के हार के बाहर चला गया। उससे पहले रशिया 11 साल सबसे पावरफुल आर्मी रह के वापस चला गया। क्यों? अगर आपके पास वेपन थे तो वहां हर कदम पे आदमी खड़ा हुआ था कि मैं मरने को तैयार हूं, सरेंडर करने को तैयार नहीं हूं। तो क्या होता है, आज की इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस जमाने में अल्टीमेटली तो आपको पर्सन को कैप्चर करना है ना। तो अगर संघर्ष की यह क्षमता है तो बहुत बड़ी चुनौती बनती है, और मैं कह सकता हूं भारतीय समाज में अनादिकाल से आज तक संघर्ष की वो क्षमता है, उसी को कुंठित करने के लिए या कुंद करने के लिए ये सारा का सारा इतिहास रचा जाता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हम जगत गुरु हैं, वो तो सभी कहते थे, मगर हम इतने बड़े वीर योद्धा हैं ये कोई नहीं बताता था। क्योंकि हमारे यहां एक और बात आप समझ लीजिए, युद्ध कैसे होता था। देखिए हमारी पॉजिटिव चीज को कैसे नेगेटिवली इंटरप्रेट कर देते हैं। एक किला है जिसपे चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया, उसके बाद मामला ये हो गया कि 6 महीने के बाद अंदर केवल बचे 200 लोग और बाहर 10,000 की फौज। दुनिया में कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज सरेंडर। हमारे यहां तो सरेंडर होता ही नहीं। देयर आर टू ऑप्शंस, विन और डाई। तो क्या होता था, वो 200 लोग बाहर निकलते थे केसरिया बाना बांध कर और हाथ में तलवार लेके भवानी मां की कसम खा के, नॉट विद द मोटिव डू और डाई। डू और डाई पे तो दुनिया में बहुत लड़ाइयां हुई, विद द मोटिव टू डाई। और उसके बाद वो 200 लोग कम से कम 1000 को मार देते थे। अब फौज अंदर आती थी तो एक एक व्यक्ति लड़ता था, किसान लड़ता था, शहर का हर एक व्यक्ति लड़ता था। अब सबको मार दिया गया, राजा के महल तक पे कब्जा हो गया, सारे पुरुष मार दिए गए, अब सिर्फ महिलाएं बची। नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट? The result was surrender? No, there was no scope of surrender. There are only two options, win or die. There is no third option. तो क्या होता था, वो जो जौहर होता था वो क्या था? कौन देगा ये मैसेज कि देयर इज ओनली टू ऑप्शन, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन? द मैसेज शुड कम फ्रॉम द रॉयल फैमिली। तो महिलाएं भी आत्मोत्सर्ग कर देती थी। तो जीतने वाले कई बार लगता था, हे भगवान, इतने महीने लड़े और इतने हजारों लोग हमारे मर गए, उसके बाद हमने पाया क्या? सिर्फ ये दीवाले। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे अंदर वो संघर्ष की क्षमता थी। चूंकि 15 अगस्त आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर की संघर्ष की क्षमता थी क्या और इस राष्ट्र का वास्तविक स्वाभिमान क्या था। इसलिए हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो, मैंने कहा, चाइनीज सिविलाइजेशन से लेके आप बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ग्रीक का सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एम्पायर, इनका, माया, एस्टेक सब खत्म हो गए, हम बचे हुए। अब मैं यहां पे एक दूसरे विषय के ऊपर आता हूं कि हम जो बचे रहे उसमें सिर्फ कारण संघर्ष ही नहीं था, ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रगति। जो अभी उन्होंने चर्चा किया, ज्ञान विज्ञान जो हमारा था, पहले तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ज्ञान विज्ञान हमारा सिर्फ था नहीं, आज भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है अभी तक की, वो है 2012 में सन लेबोरेटरी में जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। और यह बात मैं भी कई बार बोल चुका हूं, आप में से, बच्चों में से कितने लोगों को पता है कि हिग्स बोसॉन का नाम किस आधार पर लिया गया है, रखा गया है? यह दो वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है। वो दो जिन्होंने इसको खोजा और एक जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वन वॉज मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, वो अभी भी जीवित थे, और उससे नाम से लिया गया हिग्स, और बोसॉन नाम लिया गया, भारत के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, बोस के नाम से बोसॉन लिया गया है। क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था
बोसॉन का, वो सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। तो आप समझ जाइए 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पे भारत के हस्ताक्षर दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम हवा में बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने अमल कुमार रॉय चौधरी का नाम सुना है? पर आप में से कितने लोगों ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? बहुतों ने सुना है। पेनरोज का नाम सुना है? कुछ ने तो सुना होगा। अब यही देखिए, स्टीफन हॉकिंस और पेनरोज दोनों ने जो टाइम स्पेस का कर्वेचर है, इस कर्वेचर के बीच की जो इक्वेशन है, उसके लिए जो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और फॉर्मुलेशन दिया था, वो अमल कुमार राय चौधरी भारत के एक साइंटिस्ट थे, जो कि 50s और 60s में थे, 50 और 60 के दशक में दिया था। और पेनरोज को इसके लिए जो नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स मिला है, उसमें उन्होंने अपने पेपर में बाकायदा अमल कुमार राय चौधरी को पेनरोज पैराडॉक्स के डेफिनेशन के इंस्पिरेशन के लिए क्रेडिट भी दिया है। आप समझिए, ये है हमारे दिमाग की स्थिति कि हमारे दिमाग में नहीं, साइंस वाइंस तो वेस्ट वालों से आती है, हमारा क्या लेना देना था। अब आप आइए, वायरलेस टेक्नोलॉजी सबसे पहले मार्कोनी ने वायरलेस का सिग्नल बनाया ना, मगर वो उससे पहले जेसी बोस ने बनाया था। और आप जाके चेक कर लीजिएगा, IEEE इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने 10 साल पहले ये एक्सेप्ट कर लिया है ऑफिशियली कि इट वाज इनिशियली इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बसु, नॉट बाय मार्कोनी। यानी अब दुनिया ने धीरे धीरे वो मानना शुरू किया कि हम साइंस में क्या थे। अब दूसरी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब ने सीवी रमन का तो नाम सुना होगा, उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि सीवी रमन को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? रमन्स इफेक्ट। रमन्स इफेक्ट क्या था कि समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो पहले माना जाता था कि आसमान नीला है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से समुद्र नीला दिखता, पर उन्होंने बताया कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो नीला दिखता है। सीवी रमन फिजिक्स का नोबेल प्राइज पाने वाले भारत के पहले भारतीय नहीं थे। दिस इज हाफ ट्रूथ। ही वॉज अ फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। यानी यूरोप के बाहर भारत ही वो पहला देश है जहां फंडामेंटल साइंस का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, अगर बच्चे साइंस की बैकग्राउंड ना हो तो भी मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 100-125 साल में साइंस ने जो शानदार डेवलपमेंट्स किए हैं, उनको अगर आप कहा जाए कि समराइज करिए 2-3 चीजों में, या मैं कहूं कि फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज उभर के आने वाली हैं, अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर में जो कमाल होने वाला है टेक्नोलॉजी का, वो किन चीजों में होने वाला है? एक, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। एक, क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाली बात, ठीक। और तीसरा, यूनिवर्स को समझने के लिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना अंदर जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें लास्ट 100 ईयर्स में एटम, कंप्यूटर एंड जीन, दीज आर द 3 words in which you can summarize all the scientific development. अब चलिए, एटम का तो मैंने आपको बताया, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए। अब ये बताइए, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बनाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके साथ नोबेल प्राइज किसने शेयर किया था? हरगोविंद खुराना, वो भी भारतीय मूल के थे। तो एटम, कंप्यूटर और जीन, तीनों में हमारा कनेक्शन है, किसी को इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। मैं एब्सोल्यूट प्रेजेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। और एक और संयोग देखिए, आज 12 अगस्त है, दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर 12 अगस्त 1981 को आईबीएम ने लॉन्च किया था। और आज देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? सत्य नडेला। गूगल का चीफ कौन है? सुंदर पिचाई। दुनिया की अभी, पहले किसी जमाने में चीफ हुआ करते थे मास्टर कार्ड के अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के चीफ बन गए। तो आप ये सोचिए, दुनिया की हाईली सोफिस्टिकेटेड कंपनीज के चीफ हमारे आज भी हैं। फंडामेंटल साइंस भी हमने दी, तो ये मानसिकता निकाल दीजिए कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहीं पीछे खड़े हुए हैं।
और एक और बात समझिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आपको ध्यान हो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक मैसेज आया था मॉर्निंग में कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुझे डेट नहीं याद है, अप्रैल 2019। सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा भैया, कोई नोट वोट तो नहीं बंद हो जाने वाला है। मगर आप में से कितने लोगों को ध्यान है कि उसमें प्रधानमंत्री ने बोला क्या था? उन्होंने आके ये घोषणा की कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब आप कहेंगे, और ये हासिल करने वाले हम दुनिया के चौथे देश हैं। अब आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी भाई, जो प्रधानमंत्री को करना था? उसका कारण जानते क्या है? जिस समय युद्ध होता है तो अगर दुश्मन देश के सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट में आकर आपकी पूरी जानकारियां ले सकते हैं, एक एक चीज। आज इतने पावरफुल कैमरे हैं कि नीचे खड़ी हुई कार का नंबर तक पढ़ा जा सकता है। अगर आप सटीकता के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक आपकी विक्ट्री होती है। दूसरा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ा जाता है तो वो स्पेस में जाता है, लोअर ऑर्बिट तक जाके तब डिस्ट्रॉय करने आता है। एटम बम अगर आप पे छोड़ा जाए, अगर आप लोअर ऑर्बिट में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्योर साइंटिफिक अचीवमेंट है जो हमने अभी प्राप्त किया है। आपको पता ही होगा, मिशन ऑन मार्स में हमने उतने सस्ते में किया है कि मार्स के ऊपर जो फिल्म बनी है हॉलीवुड की मार्शियन, उसके बजट से कम बजट हमारे मिशन ऑफ मार्स का था। तो आप ये सोचिए कि प्रेजेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी हम किस तरीके से आगे आते चले जा रहे हैं। और अगर जो बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे आगे हुए, मगर यहां पे मैं एक और बात कहूंगा। जैसे सुबुई ने एक बड़ी अच्छी बात कही जिसको लेकर लोगों को थोड़ा अटपटा लगता होगा, जैसे आप सनातनी मुस्लिम कैसे बोल दिया। अब इसका भी मैं आपको एक टेक्नोलॉजी कनेक्शन बताता हूं। वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुस्लिम समाज में आज तक फंडामेंटल साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाला कोई एक व्यक्ति बताइए। द ओनली मुस्लिम साइंटिस्ट हु हैज गॉट अ नोबेल प्राइज इन फंडामेंटल any subject of fundamental science, it was Mr. Abdul Sadd of Pakistan. He got in 1973, who was born in undivided India. और पूरे आलमे इस्लाम में अगर सबसे बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ है कोई पिछले 100, 125, 200, 300 साल में, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत में हुए। एक जमाने में इस्लाम में भी बहुत विजडम हुआ करता था जब बैतुल हिकमत बगदाद का था। और आपको पता है बैतुल हिकमत जब बगदाद में बना, देखिए कैसे माइंडसेट कहां से कहां चला जाता है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले वो देखा होगा ना, हागिया सोफिया की जो कंट्रोवर्सी टर्की में। मजेदार बात जानते क्या थी? जब बैतुल हिकमत यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज बगदाद में बनी, उसका जो फर्स्ट चीफ था वो कौन था? हिज नेम वाज इज़ाक बिन हुनैन। ही वाज नॉट ए मुस्लिम, ही वाज क्रिश्चियन। और वो उस समय रोम के एम्पायर जस्टिनियन के पास भेजते हैं अपने लोगों को कि साहब आप यहां बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, इन्हें हमें दे दीजिए। तो जानते क्या होता है? वो अपने जो सलाहकारों के साथ बाकायदा सलाह करता है कि भाई ये लोग मांग रहे हैं, दे दिया जाए कि नहीं। आप सोचिए उस समय उनके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा थी। उसके सलाहकार कहते हैं जो हमारी किताब में लिखा, इसके अलावा जो बाकी सब लिखा है तो बेकार है, इनको दे दीजिए, ये अपने आप निपट जाएंगे। वो दे देते हैं। उसके बाद ऊंटों में रख के हजारों हजार लाखों किताबें लाई जाती हैं और वहां से नई यूनिवर्सिटी बनती है। उसमें बहुत सारी नई चीजें निकली। आप में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कोलंबस जब भारत को खोजने निकला था तो उसने जिन नक्शों का प्रयोग किया था, वो नक्शा बनाने वाला अल इदरीसी अरब का था और मुस्लिम था। मगर आज क्या स्थिति हो गई? आज जानते क्या स्थिति हुई? कि एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, एक टीवी डिबेट में जब ये बात होने लगी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो ना कि 2-3 साल पहले की बात है कि गूगल के ऊपर भिखारी टाइप करो तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। उसको लेके पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा कि साहब चूंकि गूगल का चीफ इंडियन है तो इंडिया ने मैनिपुलेट किया हुआ है, इसलिए गूगल पे भिखारी टाइप करो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की फोटो आ जाती है। तो एक टीवी डिबेट में एक पाकिस्तान की पत्रकार महोदया ने हमसे आपत्ति की। मैंने कहा आप बिना वजह परेशान हो रही हैं, हमारे यहाँ सिर्फ गूगल का चीफ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ भी हमारा है, पेप्सी का चीफ भी हमारा है, मास्टर कार्ड का चीफ भी हमारा है, एक समय में
सिटी बैंक का चीफ भी हमारा था, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हमारे हैं। हम 75 साल में यहां पहुंचे, बेसिकली तो हम और आप बाई डीएनए तो एक ही थे, मगर आपके यहां कौन कौन से चीफ है? लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। भाई दोनों फंडामेंटली एक थे, कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब मजे की बात आपको बताता हूं। अब्दुस समद जिनको की पहला पुरस्कार मिला, उनको बाकायदा पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित करके, क्योंकि वो अहमदिया सेक्ट के थे, उनको गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। मतलब इससे ज्यादा मजेदार बात नहीं हो सकती कि अगर रो धो के आपको एक कोई साइंटिस्ट मिल गया वो बाहर। डॉक्टर कलाम को जब हम लोगों ने 2002 में राष्ट्रपति बनाया, तो आज की सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड ने डॉक्टर कलाम का बहिष्कार कर दिया। अब मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आज बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हुए सेकुलर दिखते हैं, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हुए दिखते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाते हुए दिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक नेता बताइए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में गया। इसलिए यह बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इस बात की है कि आप किस कट्टरपंथी विचार के साथ खड़े होना चाहते हैं। और जो अभी उन्होंने कहा, वास्तविकता में अंतर क्या था? ये देश जब आजाद हुआ उसके बाद हम 26 जनवरी 1950 को, जब पहला गणतंत्र दिवस था, आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, हमारा पहला चीफ गेस्ट जानते कौन था? इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो। और उनकी स्थिति इंडोनेशिया में वो मानी जाती है जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी की मानी जाती है, कि मतलब पूरे देश को खड़ा करना और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एक तो मजेदार बात यह है, और इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम था? अहमद सुकर्नो। ये महाभारत वाले कर्ण से प्रेरित है। 1951 फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस होती है भारत में, गुट निरपेक्ष सम्मेलन। उसमें अहमद सुकर्नो भी आते हैं, और जैसा कि शिष्टाचार भेंट के नाते जब राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो उनको कुछ भेंट दी जाती है, गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट जो दिया गया, तो अहमद सुकर्नो ने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा क्या गिफ्ट चाहिए? कहा 4 घड़े गंगा जल। कौन मांग रहा है? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। तो जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट थे उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? हम मुस्लिम होके गंगा जल लेने की बात कह रहे हैं? तो अहमद सुकर्नो कहते हैं बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी माइट हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। और झूठ का ऐसा साम्राज्य हमारे दिमागों में बैठा दिया जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा ना कि अब देखिए झूठ का कैसा साम्राज्य। अभी यहां पे हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई। अब मैं आपको 4 मुस्लिम प्रधानमंत्रियों के नाम बताते हैं, महिला प्रधानमंत्री जो मुस्लिम देशों की हुई। आप किसी की हिजाब में फोटो देखो तो बताइए। ये बेनजीर भुट्टो बगल में देखिए, कभी हिजाब में फोटो देखे थे? बेगम खालिदा जिया, शेख हसीना, हिजाब में फोटो देखे हैं कहीं? इटली की प्राइम मिनिस्टर रही हैं तांसु सिलर, और इंडोनेशिया की प्रधानमंत्री रही हैं मेघावती सुकार्नो पुत्री। देखिए मजेदार बात देखिए, मुस्लिम है, नाम क्या है? मेघावती सुकार्नो पुत्री। और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में सिर्फ एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। मोहम्मद साहब के परिवार को अहले बैत कहते हैं। सबसे मुकद्दस मुकाम उनका इस्लाम में माना जाता है। शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन की 4 बीवियां हैं, एक की भी आप हिजाब में फोटो नहीं दिखा सकते। मगर उसके बावजूद भारत में उसको मुद्दा बनाना है। मुद्दा बनाना किस लिए है? कि लड़ाई लगवानी है, टकराहट करवाना है। टीबी डिबेट में हम लोग थे, जैसे आज हमको इनको सुबह को सुनने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। टीबी डिबेट में तो 1-1.5 मिनट बोलना होता, उसमें भी चिल्ला चिल्ली होने लगती कई बार, तो विषय अलग हो जाता है। बहुत सी हमारी मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां जो इस कंट्रोवर्सी के बाद टीवी पे हिजाब पहने आई थी, तमाम के सोशल मीडिया के पुराने जो उसमें फोटोएं पड़ी थी वो जीन्स और टॉप में थी। बहुतों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। इसका अर्थ यह हो गया कि कहीं ना कहीं यह मुद्दा क्रिएट किया गया आपस में, आपको टकराहट क्रिएट करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक बात और, जो उन्होंने एक सनातनी मुस्लिम जैसा वर्ड यूज किया। आज पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस बात का है? पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये नहीं है कोई भारत में
ये वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में एक देश बताइए जिसपे इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, वो 56 के 56 मुस्लिम देशों में से एक भी नहीं है, वो सिर्फ भारत है। सूफीज्म इतना बड़ा एक केंद्र है इस्लाम का। कहा जाता था सबसे बड़ा सूफीज्म का सेंटर क्या था? कश्मीर। सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चुनौती से पूछता हूं 4 में से एक का सेंटर बता दें आज कश्मीर में। फिनिश। ये बताइए, विवादित ढांचा को गिरने, यानी जिसको तथा कथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसका तो हल्ला बहुत सुनाई पड़ता है। इस देश में एक मजार जला दी गई, उसका किसी ने उल्लेख किया? डिस्ट्रॉय कर दी गई चरारे शरीफ। वो सूफीज्म का प्रतीक थी। किसने किया? मस्तगुल ने। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। किसने किया? कहता है कि साहब मजार तो जो वो एंटी इस्लामिक है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाकी का सौहार्द तो छोड़िए, इस्लाम के अंदर भी जो कोहेरेंस है उसका जवाब इसी भारत की धरती से मिलता है। और इसीलिए मार्क टली जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, हो सकता है विनोद जी को तो कभी उनसे बातचीत करने और मिलने का भी अवसर मिला हो, उन्होंने 2019 में एक किताब लिखी। उन्होंने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उसका उन्होंने रीजन ये दिया कि वो दिल्ली में रहे लगभग 26-27 साल। उन्होंने कहा मैं 3 दशक दिल्ली में रहा, निजामुद्दीन एरिया में, जहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो 3 दशक तक के साथ नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को डिस्ट्रॉय कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं, जो स्वतंत्रता उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसलिए उसने कहा, और जिसको आप सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते थे, जैसे कहा गया रसखान के लिए कहा गया, वो तो रसखान ने तो क्या लिखा था कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब पहले तो कह रहे हैं मुस्लिम होने के बाद मेरा अगला जन्म हो, क्या हो? मनुष्य के रूप में, तो गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। अगर पशु बनू तो गायों के बीच में जो नंद बाबा की गायें थी, और पाहन हो तो वही गिरिकोज धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर बनूं तो उस पत्थर के गोवर्धन पर्वत के जिसे भगवान कृष्ण ऊपर उठाया था। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारन। और पक्षी बनूं तो जमुना के तट पर कदम के वृक्ष पे ऊपर जाके निवास करूं, जहां पर कि भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। और इतना ही नहीं, देखिए वो वेद पे क्या आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के छोटे रूप में कह रहे हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश सब जिसकी स्तुति करते हैं। और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे हैं, जो अनादि अखंड है जिन्हें वेद बता रहे हैं, ताहि अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। आप सोचिए, कोई कल्पना। और आपको मजेदार बात पता है, यह माना जाता है कि सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म काबुल में हुआ था। आज काबुल कहां है? क्या स्थिति है काबुल में? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत और भारतीयता में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि सबकी श्रेष्ठतम गुण यहीं से आके निकलते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ अब मैं बच्चों के संदर्भ में कुछ बात कहना चाहूंगा। एक और बात हमारे दिमाग में आती है, देखिए आजकल युवा पीढ़ी को कुछ चीजें फैशन की बता दी जाती है और लोग बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है, हम लोगों के जमाने में, पहले कभी हम लोगों के फोर फादर्स के जमाने में संबोधन होता था भैया, मान्यवर। हमारे जमाने में यार हो गया था, अरे सुनो यार। आजकल बच्चे क्या कहते हैं? ब्रो, हाय ब्रो, बोलते हैं कि नहीं? हम मजेदार बात समझिए, ब्रो किसका शॉर्ट फॉर्म है? ब्रदर का। ये ब्रदर वर्ड कहां से आया है? ये लैटिन से आया है। लैटिन में फ्रेंच से आया, फ्रेंच से उसमें आया, और उनसे इंग्लिश में आया। और ये जानते कहां से आया? ये संस्कृत के भ्रातृ से अपभ्रंश होते हुए ब्रदर, प्रतर और उससे ब्रदर बना जाके ये सर विलियम जोन्स, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे, 200 साल पहले बता के गए। अब बताइए, हमारा भ्रातृ उससे बना ब्रदर, और ब्रदर का ब्रो हमने ले लिया। फैक्ट क्या है और क्या सिचुएशन है, ये आप समझिए कि हमारे माइंडसेट में किस प्रकार की चीजें भरी हुई हैं, जिससे हमें
इस समय में समझने की जरूरत है। और अभी चूंकि अब स्वतंत्रता दिवस का समय आ रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें स्वतंत्रता के समय की याद दिलाती हैं। जैसे कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल की नज्म बड़ी फेमस थी। मगर आज जिस ढंग की बात अभी इन्होंने, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का उल्लेख बताया, तो एक फिल्म में सटायर था। आज तो परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है। उसके ऊपर मतलब उसका एक सटायर बनाया था। उसी पे तो उन्होंने कहा कि आज कॉन्टेक्स्ट होता तो क्या बोलते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आगे वो कहते, और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तां, देखते तो मुल्क सारा क्या टशन और थ्रिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तां, देखते तो मुल्क सारा क्या टशन और थ्रिल में है। और आज का लड़का ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो भैया गर्लफ्रेंड के दिल में है। तो आप सोचिए, हम वहां से वहां पहुंच गए, मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, इस राष्ट्र का निर्माण, जैसे अब इन्होंने बताया, देखिए कौन सी एक कॉन्स्पिरेसीज होती है। एक दो उदाहरण आपको और बताता हूं, ये आपके माइंड में कैसे भर दिया जाता है। आज आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टीवी पे जो एड आते हैं, हर एड में एक 8-9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को या बड़े बुजुर्गों को ज्ञान दे रहा होता है। आपको लगता है नेचुरल है? नहीं, ये नेचुरल नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। किसको डिस्ट्रॉय करने की? फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की। क्यों, यही बच्चे तो बड़े होंगे 10-12 साल के बाद और उनके दिमाग में आएगा हम सही है, माँ बाप को कुछ आता थोड़ी है। हम उन्हें समझाते थे। देखिए, जैसे आज आप कहते हैं नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, आजकल एक और इज्म है जो हमें भविष्य में बहुत समझने की जरूरत है, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म छोड़िए, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। भाई बहन से संघर्ष करो, मां बाप से संघर्ष, पति पत्नी में संघर्ष, हर बात में मेरा इंडिविजुअल राइट, मेरी डिग्निटी, ऐसे कैसे मान जाएंगे? ये बताया जाता है ना। सिर्फ लड़ो किससे? परिवार में लड़ो, भाई से लड़ो, बहन से लड़ो, माता से लड़ो, पिता से लड़ो। और जब बाहर आओ तो क्या थ्योरी समझाई जाती है? देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। नंबर वन, द बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर टू, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, रेफर टू रूल नंबर 1। इसका मतलब सारा आत्म स्वाभिमान और अहंकार परिवार के लिए है, और बाहर अगर बुरी तरीके से डांट फटकार भी पड़ रही हो बॉस के द्वारा तो दुम हिलाते रहना है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो तुम्हारे साथ कितना भी तुम्हें डांटे फटकारे, वहां कोई स्वाभिमान आत्म स्वाभिमान नहीं है। जबकि केवल 50-60 साल पहले इसका उल्टा होता था। घर में माँ बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो व्यक्ति पलट के जवाब नहीं देता था। और अगर आपके बॉस ने या एम्प्लॉयर ने कुछ कह दिया तो लोग कहते थे साहब आत्मसम्मान किनारे रख के नौकरी नहीं कर सकते, नमस्कार, ये रहा। इतना बड़ा परिवर्तन आया। और इससे हो क्या रहा है? जो फैमिलीज टूट रही हैं, मैं इसके आपको सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट पे नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताना चाहता हूं। आज भारत में जो नंबर ऑफ पर्संस पर फैमिली जानते कितना है? 4.9। 50 साल पहले इट वॉज 5.3। अमेरिका में 50 साल पहले इट वॉज 3.3, नाउ इट इज 2.5। यानी भारत में औसतन एक परिवार में 2.5 लोग हैं। सॉरी, भारत में लगभग 5 लोग हैं, अमेरिका में 2.5 लोग। जब अमेरिका में 50 साल पहले 3.3 होते थे, वो जब 2.5 पे आए तो जानते हैं अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? 41 मिलियन हाउसेज उन्हें बनाने पड़े। जब आप परिवार से अलग होंगे तो अलग मकान चाहिए, अलग गाड़ी चाहिए, अलग टीवी, फ्रिज, हर चीज चाहिए। 41 मिलियन हाउसेज बने, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीदनी पड़ी, इसका इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ा $8 ट्रिलियन। अगर भारत में ये 4.9 से एक कम हो जाए, 3.9 पे आए, तो हमें तकरीबन 6 करोड़ मकान चाहिए होंगे। अगर ये अमेरिका के वर्तमान लेवल पे आ जाए 2.5 पे, 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे। 16 करोड़ मकान। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट सोचिए, इसका इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट सोचिए। साइकोलॉजिकल कल्चरल तो छोड़ दीजिए,
अगर इतनी समृद्धि सब कुछ मिलनी थी, क्यों कोई वहां जाकर कोई भी गोली चला दे रहा है किसी भी स्कूल में? सब कुछ तो है, रुपया पैसा, और क्या चाहिए? इसलिए हम कह रहे हैं ये जो फैमिली ओरिएंटेड, और एक और अंतर है, इसका क्या असर पड़ता है? आज आपको पता है कि पर्सनल डेट के मामले में जीडीपी टू डेट रेशियो, पर्सनल देखिए दो होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट ने डेट ले रखा है, गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा है, एक है कि व्यक्तिगत कर्जा जो है, व्यक्तिगत कर्जे में दुनिया के सारे बड़े देशों में हम सबसे बेहतर स्थिति में, हमारा पर्सनल जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 47% के आसपास, 47 या 57। बाकी दुनिया के हर देश में, चाइना में 192% है, जापान में 200 समथिंग परसेंट है, अमेरिका में ज्यादा है, भारत में 73% लोग ऐसे जिन्होंने कोई कर्जा नहीं ले रखा। और आपको पता है हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी जो सेविंग्स है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने जो 38 करोड़ जनधन खाते खुलवाए, लोग कहते थे इसमें पैसा कहां से आएगा, आज 1,92,000 करोड़ रुपए उन खातों में पड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे अल्टीमेटली क्या होता है, ये उधार की इकोनॉमी डूब जाती है। मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं, डूबने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ये भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 2019 का यानी प्री कोविड का डाटा बता रहा हूं। ये शायद क्रेडिट स्विस का डाटा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, दुनिया में जो जितनी कुल संपत्तियां हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो उन्होंने एसेस किया पूरी दुनिया में जो वेल्थ है उसकी वैल्यू है $383 ट्रिलियन, $383 ट्रिलियन। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है ये जिसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, $283 ट्रिलियन। और इसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी है, क्योंकि आदमी कोई भी मकान बनवाता है या बिल्डिंग बनवाता तो उधार तो लेता है ना बैंक से, उसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है $253 ट्रिलियन। अब आप समझिए ये $283 ट्रिलियन की जो उसकी वैल्यू है जमीन या मकान की, ये तो नोशनल है, ये तो परिस्थिति के अनुसार नीचे भी आ सकती है, पर $253 ट्रिलियन की जो लाइबिलिटी है वो रियल है। इसीलिए जब सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई अमेरिका में, एक झटके में सब भरभरा के गिरने लगा। जितना फैमिली तोड़ते जाओगे, जितना आप बड़ी बड़ी और घर मकान बनवाते चले जाओगे, उतना ही लोन लेते चले जाओगे। फिर जो क्रेडिट कार्ड का जमाना आएगा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी उधार लो और घी पियो, मौज करो, कर्ज के जाल में ऐसे फंसते चले जाएंगे। और फिर पहले क्या होता था, माँ बाप भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते थे, माता पिता का ख्याल रखते थे, सब कुछ। अब क्या है, इंडिविजुअल। अब तो क्या है, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी, अरे मैं क्या है, वो तो मैंने तो अपनी बीमा ले रखा है, वो गवर्नमेंट करेगी। मान्यवर जिस दिन इकोनॉमी डूबेगी, सोशल सिक्योरिटी का मामला भरभरा के बैठ जाएगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेरिका का अगले 25 से 30 साल में, चूंकि वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच गए हैं जहां 50% पॉपुलेशन वर्किंग है, 50% नॉन वर्किंग है, अगले 25 से 30 साल में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है। एंड द एस्टिमेटेड liability of the social security is lying to be more than $60 trillion, which is almost 3 times the GDP of America. तो आप ये सोचिए, इसलिए मैंने जो बताया कि जो परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र है, इसके पीछे जैसे इन्होंने कहा ना कि मार्केट फोर्सेस हैं, इन मार्केट फोर्सेस के दिमाग में क्या है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक और बात समझिए, पानी की बोतल है, कितने की आती है, 10 रुपए की, छोटी वाली। पानी भी 10 रुपए का है, और ईमेल फ्री है, फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देते हैं आप। यूट्यूब फ्री है, क्यों भाई फ्री क्यों है? और वो भी वहां से जो देश कहता है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो भैया मुफ्त में कौन दे रहा है? मुफ्त में ऐसे नहीं दे रहा भाई साहब, और वो व्यापार करने वाला मुफ्त में दे रहा है। आपको बात सहज लगती है? समझिए, वो आपके दिमागों में वो सारी चीजें इंप्लांट करना चाहते हैं जो भविष्य में व्यापार के उनके और बड़ी मदद करें, और जिसमें एक बहुत बड़ा कारण ये फैमिली। और इसीलिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए, फैमिली में सेविंग्स के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? परिवार की महिला। मां मोटिवेट करती, पैसा बचाओ, खर्च मत करो। तो सबसे बड़ा टारगेट किसको बनाया जाता है? लड़कियों को। जो बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, 1994 से लेके 2003 सारी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इन 10 सालों में हुई। अभी एक हरनाज कौर संधू को मिला है
उसके बाद अचानक होनी बंद हो गई। यानी भारत में खूबसूरत लड़कियां 1994 से पहले नहीं होती थी और 2003 के बाद नहीं होती। ये बात लॉजिकल लगती है क्या? मैं उनमें से किसी के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं कर रहा हूं उनके अचीवमेंट को लेके, पर एक दिमाग को सोचिए, 91 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, 94 में कंपनीज भारत में आ चुकी होती हैं और बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिक रिसर्च पेपर दिया गया जो भारत के वित्त मंत्रालय में लंबे समय तक रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसमें जानते क्या कहा गया कि पैसा कहां से आएगा भारत में? कहा गया कि इंडिया में जो एवरेज सेविंग है वो 20% है, यानी एक आदमी 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए बचाने की कोशिश करता है। अब उनका कहना है अगर 20% सेविंग में से 10% मार्केट में आ जाए तो यह पैसा मार्केट कंज्यूमरिज्म को बढ़ाएगा। और वो 10% किसको किसके द्वारा लाना है? तो महिलाओं के अंदर वो फीलिंग क्रिएट करनी है, खर्च करो। तो लड़कियों को, मतलब जो फ्यूचर में जाके घर को या फाइनेंस को कंट्रोल करेंगी, उनके दिमाग में ये बात भर दो कि कंज्यूम करने में तुम्हारी भलाई है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई कि आज के समय से लेके समझिए ये देश में कितने प्रकार के, किस प्रकार की चीजें हमारे ऊपर जिसे हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो सारे षड्यंत्र चलते चले आ रहे हैं। हमें इन बातों को गहरी समझने की जरूरत है और हमें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें क्या यूथ को लग रहा है डेवलपमेंट हो रहा है, हम तो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए मॉडर्नाइज होने और वेस्टर्नाइज होने में अंतर है। और उसका भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक अमेरिकन थिंकर थे जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने एक किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें उन्होंने कहा कि अब पश्चिमी जगत की श्रेष्ठता स्थापित हो गई है। उन्होंने कहा नाउ वेस्ट हैज प्रूवन इट इज द बेस्ट, और आगे उन्होंने कहा इट इज नाउ बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन, और अब ये दुनिया का स्थापित हो गया, अब हमने सिद्ध कर दिया हम सबसे योग्य और सबसे ज्यादा उचित हैं, हमारा फॉलो करो। तो क्या हुआ? अभी बाइडेन का स्टेटमेंट क्या है 3 दिन पहले कि अमेरिकन कंपनीज को अमेरिका के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। चाइनीज गुड्स के इंपोर्ट पे रोक लगा दी, चला गया ग्लोबलाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आता, सबसे पहले पैसिफिक एग्रीमेंट से अपने को विड्रॉ करता है, 25-30 साल में खत्म हो गए। तो आप इसलिए बात समझिए, जो वेस्ट कहता है इट इज द बेस्ट फॉर रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट, उसको आप अच्छी तरह समझिए और फिर यह भी समझिए हम ऐसे नहीं हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता है, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जिसको अब जाके आप समझ पाते हैं, वो हमने बहुत साल पहले से किया है। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बैलेंसेस हमने आपसे ज्यादा देखे हैं। फैमिली को अब आप समझ पा रहे हैं, हमारे यहाँ फैमिली बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखी जाती थी। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज हो, किसी भी प्रकार का जो सोशल एस्पेक्ट हो, हमें लगने लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो जो वेस्ट की थिंकिंग है वही ठीक। जैसे अभी इन्होंने एक और अच्छी बात बताई, हमारे पास 2% लैंड है। 2% लैंड में 18% पॉपुलेशन काम कैसे चलाती है भाई? दुनिया की 18% पॉपुलेशन, और उसके बावजूद हम फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्टर हैं। कभी सोचा है? उसका एक और कारण हमारी फूड हैबिट्स में, वो कभी बाद में बात करेंगे। वो फूड हैबिट्स हमारे कल्चर की वजह से आई हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास दुनिया को देने के लिए हैं। बिल्कुल मैंने मॉडर्न साइंटिफिक अचीवमेंट से बात कही, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया, आज हम बात ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। अंत में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा। 1901 में उन्होंने कहा था, अमरनाथ की यात्रा की थी, दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है।
और आप कहें कि अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा था तो वाकई एक शताब्दी के बाद कुछ हुआ क्या? 1902 से 100 साल कब पूरे होते हैं? 2002। जाके चेक कर लीजिएगा। 2003-4 was the first year in which India became current account surplus. 2003 और 4 का थर्ड क्वार्टर वो पहला क्वार्टर है जिसमें एक क्वार्टर के लिए सही हम 10.5% ग्रोथ रेट हमने अचीव किया, डबल डिजिट ग्रोथ रेट, और हम चाइना से आगे निकले। और अब आप देखिए, अभी मोदी जी के नेतृत्व में अभी लेटेस्ट आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़िए आपने, अगर लोग कोई न्यूज को देखते हो, चाइना में डिफ्लेशन शुरू हो गया है, कीमतों के दाम गिरने लगे हैं क्योंकि आर्थिक मंदी आ रही है यूरोप में और अमेरिका में, तो एक्सपोर्ट खत्म होता चला जा रहा है। चाइना एक भयंकर भंवर में फंसता चला जा रहा है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांड रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो गई। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया। भारत में ऐसा हुआ क्या? यहां उल्टा है। एसबीआई का लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है 18,000 करोड़ रुपए, जो रिलायंस से ज्यादा है। तो हम आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल सेट के मैन्युफैक्चरर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले नंबर 1 के कंट्री। तो ये जो हो रहा है वो बहुत साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि हम किस ढंग से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आपने देखा हो, अगर आईएम्स ने, क्योंकि आप लोग पहली बार ओवरसीज कैंपसेस आईआईटी और आईएम्स के शुरू हो गए, यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारा पहला आउटसाइड कैंपस शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब हम हमेशा से दुनिया का जो मार्गदर्शन करते आ रहे थे। तो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा, हम विश्व गुरु थे, वर्ल्ड टीचर नहीं थे। टीचर और गुरु में क्या अंतर होता है? टीचर आपको नॉलेज देता है, गुरु आपका पूरा संस्कार निर्मित करता है। जैसे आपके विश्वविद्यालय में आप जगह जगह जाइए, जिस ढंग के महापुरुषों के वो लिखे, वो आपका विचार, आपका माइंडसेट निर्मित करते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में शिक्षा का महत्व नहीं है। वर्ड हमारे यहां क्या यूज होता है हिंदी में? कोई पूछता है शिक्षा दीक्षा कहां से हुई? शिक्षा के साथ दीक्षा का महत्व है। पूछा जाता है किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से शिक्षा ली नहीं। शिक्षा तो इंटरनेट से भी ले सकते हो, किताब खरीद लो, पढ़ लो। दीक्षा नहीं दे सकता इंटरनेट आप। इसीलिए कन्वोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह, शिक्षांत समारोह नहीं, क्योंकि शिक्षा का तो जीवन में अंत ही नहीं है। आप पढ़ते रहिए, नई नई चीजें पढ़ते रहिए। दीक्षा का अंत होता है, यानी संस्कार का। इसलिए भारत जानते हैं विश्वगुरु क्या था, जो हमारे यहां कहा गया है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। यानी वो देश जहां से खड़े होकर लोग निकलते थे और संपूर्ण विश्व के लोग यहां आते थे, किसके लिए? अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए। और चरित्र की शिक्षा लेना है तो भारत ही आना पड़ेगा, बाकी शिक्षा आपको दुनिया में कहीं भी इंटरनेट से मिल जाएगी। और इसीलिए हमारे यहां तुलसीदास ने क्या कहा? रामचरितमानस। अभी विनोद जी ने एक बात बोली थी, उन्होंने ये कहा था ना, वामपंथ के भी 2 स्वरूप बताए। तो मैं कहूंगा, चाहे समाजवाद हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, उसके जो भी श्रेष्ठ मूल्य है ना, वो सब भारत में बहुत पहले से है। रामचरितमानस में क्या लिखा है? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी भगवान राम कैसे राज चला रहे हैं? मणि माणिक महंगे किए, कॉस्टली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। सहजे तृण जलनाज, अनाज और गरीबों के उपयोग आने वाली चीजें उनको कम कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। मुझे लगता है बड़े से बड़े दावे समाजवादी कम्युनिस्ट जो कर लें, इससे ज्यादा मूर्त रूप आपको ईमानदारी से नहीं दिखता होगा। इसीलिए सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां दक्षिण से उत्तर तक चले जाइए, मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर दिखता है, मुफ्त का अनाज सबको दिया जाता है, मुफ्त का भोजन सबको दिया जाता है। क्योंकि अरे तुम तो सिर्फ इसमें रह गए कि जो कमा लेगा वो खा लेगा। हम तो कहते हैं जो आया है सो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। तो हमारा विचार तो कम्युनिज्म से भी बहुत आगे का है। ये ऐसा उदात्त विचार भारत में है। तो मैं सिर्फ फाइनली ये कहता हूं, आश्वस्त रहिए, समय आ चुका है। 2047 आते आते हम
विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 5वीं अभी हैं और 2030 तक तीसरी बन जाएंगे। और ये भी बड़ा संयोग मानिए, हम पिछले साल बने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, किसको पीछे छोड़ के? ब्रिटेन को पीछे छोड़ के, जिसने हम पे हुकूमत की थी। यह सुखद संयोग है ना कि स्वतंत्रता के अमृत काल में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। और उससे मजेदार बात, ब्रिटेन जो ये कहता था कि हिंदुस्तानियों पे हुकूमत इसलिए करना जरूरी है क्योंकि राज कैसे किया जाता वो इनको नहीं आता है। और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में उनके यहां गवर्नमेंट में इतना उठा पटक हुआ कि एक भारतीय ऋषि सुनक आज बता रहा उनको कि राज कैसे किया जाता है। इसे आप ऐसे हवा में मत मानिए, ये सब संकेत है। तो अगर हम 5वें बने, तीसरे भी बनेंगे। 2047 आते आते आएंगे। मैं बात पहले भी एक बार कहा हूं, आज से 10-12 साल पहले डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े देश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो बन ही गए। उसने लिखा था 2030 आते आते इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को क्रॉस कर देगा। वैसे हम 2023 में ही कर लिए। उसने कहा था कि बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया का जीडीपी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के बराबर या उससे आगे भी हो सकता है। अब आगे देखिए उसने जो वर्ड बोला, इफ द थिंग्स गो इन राइट डायरेक्शन बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया में बिकम द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहता द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। यह महत्वपूर्ण है कि हम अधिकतम समय रहे थे। तो मैं सिर्फ बच्चों से अंत में कहूंगा, आजादी का संघर्ष 47 में समाप्त हुआ था, मगर स्वतंत्रता में तंत्र में स्व की स्थापना का अभी भी संघर्ष बाकी है। आज जो हमें जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, और इसके लिए राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी लगी हुई हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भारत शक्तिशाली बन के उभरे। क्योंकि सबको पता है कि भारत के अंदर की जो क्षमता है, महर्षि अरविंद ने कहा था शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो भारत का स्थान दुनिया के अंदर है। आत्मिक शक्ति जी जागृत हो गई तो वो समस्या होगी। तो सिर्फ ये कहता हूं, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम। टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। और आगे ध्यान रखिए, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले। सब हम उधार की मानसिकता से जीते रहेंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा कि सब ब्रांड हम बाहर का करेंगे, वही युवा पीढ़ी जो ये कहती है कि भगवान की पूजा के समय तो मुझे लॉजिक चाहिए कि ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों नहीं कहते। मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, पर ये वाली ब्रांड पहनना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। यह है मानसिक गुलामी। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। तो इसलिए एक लाइन और अंत में कह देता हूं, अटल जी की कविता थी, 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ पाया है पर कुछ खोते भी जा रहे हैं। तो जो पाया है उसका तो ध्यान रखें, पर जो खोया है उसका भी ध्यान रखें। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता से अलग होकर विरासत पे गर्व करना है। तो स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सुधांशु जी से वो मंच पर ही रहें। परमादरणीय कुलपति